मशहूर शायर दाग दहलवी का एक शेर है, वो जाते हैं आती है क़यामत की सहर आज, रोता है दुआओं से गले मिल के असर आज। क़यामत के रोज़ क्या होगा, इसको लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता ईश्वर से साक्षात्कार की है, दूसरी कहती है क़यामत के दिन सभी मरे हुए लोग जी उठेंगे और सबके अच्छे बुरे का हिसाब होगा। इस तरह की मान्यताओं के पीछे आस्था का स्तंभ होता है। कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर खड़ा किया जाता है, जैसे कि गोल्डन बिलियन थ्योरी। ये क्या है? ये थ्योरी क़यामत की भविष्यवाणी करती है। ये कहती है कि पश्चिमी देशों के प्रभावशाली लोग पूरी दुनिया के खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। वे दुनिया भर के संसाधनों को कुछ चुनिंदा लोगों के लिए इकट्ठा करने में जुटे हैं। कितने चुनिंदा लोग? थ्योरी के मुताबिक 1 अरब। ये आबादी साजिश करने वाले देशों में रह रही है। इसी आबादी को गोल्डन बिलियन का नाम दिया गया। कहने का मतलब है, जब बाकी दुनिया के पास जीने के लिए जरूरी संसाधनों की कमी हो जाएगी, उस समय भी पश्चिमी देशों के 1 अरब लोग सामान्य जिंदगी जी सकेंगे। आज हम जानेंगे गोल्डन बिलियन थ्योरी कहां से आई और ये थ्योरी अभी चर्चा में क्यों है। साथ ही बताएंगे किस देश में राष्ट्रपति अपने विरोधी की जीत की दुआ मांग रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात गोल्डन बिलियन थ्योरी की होगी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। साल 1990 सोवियत संघ के विघटन की बुनियाद रखी जा चुकी थी। बर्लिन वॉल गिर चुकी थी। सोवियत संघ के नियंत्रण वाले देशों में क्रांति चल रही थी। खुद रूस में विद्रोह का माहौल था। कोल्ड वॉर का कोई मतलब नहीं रह गया था। अमेरिका के नेतृत्व में वेस्टर्न ब्लॉक बाजी मार चुका था। ऐसे दौर में रूस में एक किताब पब्लिश हुई। इसका नाम था द प्लॉट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, रशिया एंड द गोल्डन बिलियन। इसको एनालिटिकली सिकुनोव नाम के एक लेखक ने किसी फर्जी नाम से लिखा था। यहीं से गोल्डन बिलियन थ्योरी पहली बार चर्चा में आई। सिकुनोव ने अपनी किताब में कई दावे किए थे। क्या क्या? सिकुनोव ने लिखा कि पश्चिमी दुनिया के प्रभावशाली लोग एक प्लान पर काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि पर्यावरण में बदलाव और प्राकृतिक आपदा से दुनिया में मौजूद संसाधन घट जाएंगे। ये इतने कम हो जाएंगे कि धरती पर बस 1 अरब लोग ही जिंदा रह पाएंगे, बाकियों का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। इस समय दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब है। अगर इस थ्योरी में दम हुआ तो समझ लीजिए कि 7 अरब लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसने आगे दर्ज किया, पश्चिमी देश भविष्य की चिंताओं से भली भांति वाकिफ हैं। चूंकि रूस के पास खूब सारी जमीन है, पर्याप्त संसाधन है, इसलिए पश्चिमी देश रूस पर नियंत्रण करने की फिराक में है ताकि उनके लोगों के पास संसाधनों की कमी ना रहे। किताब पब्लिश होने के 1 बरस बाद ही एनाटोली सिकुनोव की मृत्यु हो गई। उसकी मौत की असली वजह कभी पता नहीं चल सकी। ये रहस्य समय के साथ और गहराता गया, साथ में उसकी थ्योरी भी। बाकी दुनिया ने तो इस थ्योरी को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रूस में इसका जमकर प्रचार प्रसार किया गया। 1990 के दशक में सरगेई कारामुजा नाम के एक रूसी बुद्धिजीवी ने गोल्डन बिलियन की परिभाषा भी तय की। उनका इशारा G7 जैसे संगठनों की तरफ था। यह अलग बात है कि एक समय रूस भी इस गुट का सदस्य था, तब इसे G8 के नाम से जाना जाता था। 2014 में क्रीमिया पर हमले के बाद रूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। फिर गुट का नाम बदलकर G7 कर दिया गया। इस गुट में औद्योगिक दृष्टि से दुनिया के 7 सबसे विकसित देश हैं: अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके और जापान। इसके अलावा यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल भी इसकी बैठकों में हिस्सा लेते हैं। G7 के बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से बता चुके हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। G7 देशों की कुल आबादी लगभग 80 करोड़ है। ये दुनिया की कुल आबादी का 10% है। इसकी तुलना में G7 की जीडीपी पूरी दुनिया का 40% है। गोल्डन बिलियन थ्योरी में दावा किया गया है कि यही असमानता आगे चलकर इतनी बढ़ जाएगी कि सिर्फ अमीर और चालाक देश ही अपने नागरिकों को बचा पाएंगे। आज इस थ्योरी की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? ये थ्योरी आज से नहीं, पिछले 5 महीनों से खूब चर्चा में है। 5 महीने पहले हुआ क्या था? रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। 24 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। हमले के बाद से ही रूस में इस थ्योरी का जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस खेल में रूस की पूरी सरकारी मशीनरी शामिल रही है। मसलन 19 मार्च को पूर्व राष्ट्रपति और रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था,
तुम्हारी जितनी मर्जी उतना खुद को गोल्डन बिलियन मानकर खुश हो लो, लेकिन इस धरती की आबादी इससे कई गुना अधिक है और धातुएं सोने से कहीं ज्यादा कीमती होती हैं। मेदवेदेव का इशारा यूक्रेन के समर्थन में खड़े पश्चिमी देशों की तरफ था। फिर मई 2022 में रूस के एक सरकारी अखबार में निकोलाई पेत्रुसेव का इंटरव्यू छपा। पेत्रुसेव रशियन सिक्योरिटी काउंसिल में सेक्रेटरी हैं। उनके बारे में बाहरी दुनिया में बहुत कम जानकारी है। जितना पता है उसके मुताबिक वो पुतिन के बाद रूस में सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। उन्हें पुतिन का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने पेत्रुसेव की प्रोफाइल के शीर्षक में लिखा था, द मैन हु हैज पुतिन्स ईयर एंड मे वांट हिज जॉब। वो व्यक्ति जिसकी पुतिन भी सुनते हैं और जो रूस का अगला राष्ट्रपति हो सकता है। ऐसी शख्सियत वाले पेत्रुसेव ने गोल्डन बिलियन थ्योरी को लेकर कई चौंकाने वाली बातें कही थी। उन्होंने कहा था, पश्चिमी देश भले ही मानवाधिकार, आज़ादी और लोकतंत्र की बात करें, लेकिन वे चुपके चुपके गोल्डन बिलियन के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। पेत्रुसेव ने यह भी कहा कि बहुत संभव है कि पश्चिमी देशों ने जानबूझकर कोरोना महामारी फैलाई हो। उन्होंने चेताया भी था कि आर्थिक संकट का माहौल लंदन और वॉल स्ट्रीट में बैठे कुछ चुनिंदा लोगों के इशारों पर बनाया जा रहा है। पेत्रुसेव के इंटरव्यू से ये समझ में आ चुका था कि रूस की सरकार इस थ्योरी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने में जुटी है, मगर इसको लेकर संशय बना हुआ था। सवाल ये था कि किसी हवाई सिद्धांत पर क्या कोई सरकार भरोसा कर सकती है। 20 जुलाई को संशय के सारे बादल छट गए। उस दिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी सेम थ्योरी भरी सभा में दोहराई। पुतिन बोले, बेशक यह गोल्डन बिलियन थ्योरी किसी मकसद से गोल्डन है, इसने काफी कुछ हासिल किया है, लेकिन इसने किसी अवधारणा की वजह से मुकाम हासिल नहीं किया है। इसे यह मंजिल एशिया और अफ्रीका के लोगों को लूटकर हासिल हुई है। ये ऐसा ही था। अगर आपका भरोसा ना हो तो भारत का उदाहरण देख सकते हैं, उन लोगों ने किस तरह से भारत को लूटा। उन्होंने आगे कहा, ये थ्योरी लोगों को अलग अलग दर्जे में बांटती है, इसलिए नस्ल भेदी और नव उपनिवेशवादी है। पुतिन ने यह सवाल भी किया कि पश्चिमी देशों को दुनिया पर अपनी मर्जी थोपने की इजाजत क्यों दी जानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि पुतिन और रूस की सरकारी मशीनरी इस थ्योरी पर इतना भरोसा करती क्यों है। इसकी कई वजहें हैं। एक वजह रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है। युद्ध को 5 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका है। उल्टा रूस पर लगने वाले प्रतिबंधों की संख्या बढ़ रही है। इससे रूस की आम जनता हलकान है। गोल्डन बिलियन थ्योरी के जरिए सरकार यूक्रेन युद्ध को वाजिब बताने की कोशिश करती रही है। रूस का कहना है कि वो अपने प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने, रूस के युवाओं का पतन, रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से बचा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिमी देशों को रूस की सीमा से दूर रखा जाए। यूक्रेन में एक कोशिश चल रही थी। रूस का दावा है कि उसने हमला करके उस कोशिश को नाकाम कर दिया। जानकार रूस में इस थ्योरी के प्रचार प्रसार के पीछे एक और वजह बताते हैं। इसका दायरा 3 महाद्वीपों तक फैला है, अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका। यहाँ के देश अतीत में औपनिवेशिक शासन के चंगुल में फंस चुके हैं। यूरोप और अमेरिका के देशों ने इन देशों से अथाह संसाधनों की लूट मचाई। कुछ देशों में ये लूट अभी भी जारी है, बस उनका चरित्र बदल गया है। जानकारों की माने तो पुतिन खुद को ग्लोबल मसीहा के तौर पर पेश करना चाहते हैं। औपनिवेशिक शासन में रह चुके देशों में अपने शासकों के प्रति गुस्सा और नाराजगी अभी तक बरकरार है। ये वाजिब भी है। कहा जा रहा है कि पुतिन इस गोल्डन बिलियन थ्योरी के जरिए इस नाराजगी को साधना चाहते हैं। ये उनके कद को और विस्तार दे सकता है। क्या सच में ऐसा होगा? ये भविष्य के गर्भ में बंद है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े बाकी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल ला रहे हैं कमाल की जानकारी। अगर आप पुतिन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो 2 रिकमेंडेशन हैं, वोलोद्या द यूनिवर्सल रूलर और हाउ CIA वाज एक्सपोज्ड। दोनों किताबें हिंदी में हैं और ऑडियो बुक के फॉर्म में हैं। ये कहाँ मिलेंगी? कुकू FM पर। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज। कुकू FM दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं, इसलिए यहाँ पर लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर भी मिल रहा है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का एक छोटा सा कोड डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही उपलब्ध है और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंचिए। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। आज एक ही सुर्खी है केन्या से। केन्या में 9 अगस्त को राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। इस चुनाव से पहले एक अनोखा खेल चल रहा है। केन्या के मौजूदा राष्ट्रपति हैं
उहुरु केन्याटा अगले चुनाव में खड़े नहीं हो रहे हैं। उनकी जगह पर डिप्टी प्रेसिडेंट विलियम रूटो चुनाव लड़ रहे हैं, मगर केन्याटा नहीं चाहते कि रूटो ये चुनाव जीतें। इसकी बजाय वो विरोधी पार्टी के रायला ओडिंगा का समर्थन कर रहे हैं। दिलचस्प यह है कि केन्याटा और ओडिंगा अपने पिताजी के ज़माने से एक दूसरे के विरोधी हैं। दोनों के पिता केन्या की आज़ादी की लड़ाई में साथ लड़े थे। 1963 में केन्या ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। उहुरु के पिता जोमो केन्याटा देश के पहले प्रधानमंत्री और बाद में पहले राष्ट्रपति बने, जबकि ओडिंगा के पिता जारामोगी ओडिंगा पहले उपराष्ट्रपति। कुछ समय बाद दोनों के बीच टकराव हुआ और उनके रास्ते अलग हो गए। रायला ओडिंगा 2018 तक उहुरु केन्याटा के धुर विरोधी थे। 2017 में उनकी जीत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन मार्च 2018 में दोनों ने हाथ मिला लिया। जहां तक डिप्टी प्रेसिडेंट रूटो का सवाल है, उहुरु से उनके रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। रूटो ये चुनाव इकोनॉमी के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। उन्होंने वंशवादी राजनीति का खात्मा करने की बात भी कही है। उनका इशारा केन्याटा और ओडिंगा फैमिली की तरफ है। दूसरी तरफ ओडिंगा उहुरु केन्याटा की विरासत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति की योजनाओं को कायम रखने का वादा भी किया है, यानी अगर ओडिंगा राष्ट्रपति बने तो काफी हद तक उहुरु केन्याटा के नक्शे कदम पर भी चलेंगे। केन्या में एक व्यक्ति लगातार 2 टर्म से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता, इसलिए केन्याटा की पूरी उम्मीद ओडिंगा पर टिकी है। अब केन्या के चुनाव का प्रोसेस भी समझ लेते हैं। आज़ादी के बाद केन्या की संसद की स्थापना हुई। शुरुआत में इसमें एक ही सदन होता था, नाम था नेशनल असेंबली। 2013 में सेनेट बनने के बाद नेशनल असेंबली को निचला सदन बना दिया गया। भारत की लोकसभा समझ लीजिए। केन्या की लोकसभा यानी नेशनल असेंबली में 349 सदस्य हैं। इनमें से 47 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 9 अगस्त को जो चुनाव होगा उसमें राष्ट्रपति के अलावा सांसदों, काउंटी के गवर्नर्स और विधायकों के लिए भी वोटिंग होगी। केन्या में 2013 में प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया गया था। राष्ट्रपति ही सरकार और राष्ट्र के मुखिया होते हैं, इसलिए संसद में बहुमत या अल्पमत का सरकार पर असर नहीं पड़ता। राष्ट्रपति की जीत कैसे निर्धारित होती है ये भी आपको बताते हैं। चुनाव आयोग के पास रिजल्ट घोषित करने के लिए 1 हफ्ते का समय होता है। चुनाव जीतने के लिए कैंडिडेट को नेशनल वोट में 50% से अधिक और आधे से अधिक राज्यों में 25% से अधिक वोट्स की जरूरत होती है। अगर कोई भी कैंडिडेट ये एलिजिबिलिटी पूरी नहीं कर पाता है तो टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच सेकेंड राउंड की वोटिंग कराई जाती है। केन्या का भारत के लिए क्या महत्व है? केन्या अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है। दुनिया के 10 सबसे तेजी से उभर रही इकोनॉमी वाले देशों में केन्या का नाम आता है। केन्या और भारत के बीच रिश्तों की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। दोनों देशों पर ब्रिटेन का शासन रहा। करीबी की एक वजह ये भी रही। 1981 में दोनों देशों ने एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा दिया था। 2017 में केन्या सरकार ने भारतीय मूल के लोगों को ट्राइब माना। 2021 की विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार केन्या में भारतीय मूल के लगभग 1 लाख लोग रह रहे थे। भारत को लेकर केन्या की विदेश नीति उहुरु केन्याटा के कार्यकाल में काफी बदली और मुफीद हुई है। इस रिश्ते की डोर सलामत रहेगी, इसमें गांठ आ जाएगी, ये अगले कुछ हफ्तों में तय हो पाएगा। तो आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।